नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एंजल वन के बारे में। देखिए एंजल वन के बारे में अगर चर्चा करूँ तो इंडिया के एक टॉप 3 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलता है। टॉप 3 रैंकिंग वो भी किसके ऊपर? स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। देखिए स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारे कंपनीज है, उसको टक्कर देकर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। और गवर्नमेंट जिस तरीके से मतलब सेबी जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस हमेशा चेंज करता रहता है, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिलता है एंजल वन के ऊपर। और एंजल वन के ऊपर आज जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के बारे में बताऊंगा कि कंपनी के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी किस तरीके से लिया जाता है। इस कंपनी के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं कंपनी के कर्जे से स्टार्ट करूंगा। देखिए कंपनी के अगर कर्जे के बारे में बात करें तो करीबन 3,135 करोड़ का कर्जा है, जहां पे कंपनी का मार्केट कैप करीबन 17,800 करोड़ है। ओवरऑल दिखाए तो कंपनी का कर्जा 0.59% के आसपास है। मतलब मेरे हिसाब से कर्जा ज्यादा है। मगर मैं ये कहूंगा कि इस कंपनी का कर्जा ज्यादा होने के पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन अभी आपको पता चलेगा, उससे पहले देखिए कर्जा कितना लिया गया। देखिए पहले तो 700-300 करोड़ के आसपास कर्जा लिया जा रहा था। अभी वो कर्जा बढ़ के हो चुके 3,000 करोड़। तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने इतना कर्जा क्यों लिया। पहले देखिए कंपनी के कर्जे के हिसाब से बात करूं तो कंपनी इस कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं, ऐसे नहीं कि कर्जा को वो मिटा नहीं पाएंगे। 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में रिजर्व है, और कंपनी के फिक्स्ड एसेट करीबन 450 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखा जाए, जो कंपनी ने कर्जा लिया उस कर्जे को इजीली वो मिटा सकते हैं। अभी एक चीज और भी नोटिस करेंगे, कंपनी की जो आदर्श एसेट है, उस एसेट में कंपनी का कैश इक्विपमेंट, तो कैश हाथ में जो कैश है वो करीबन 10,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी में कोई दिक्कत वाला पॉइंट है ही नहीं। जो कर्जा हम लोग सोच रहे हैं कि 3,000 करोड़ से ज्यादा कंपनी का कर्जा है, तो उस हिसाब से कंपनी का हालत खराब हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो कंपनी कर्जा इतना क्यों लिया? सबसे पहले देखिए कंपनी को बिजनेस को समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी जो काम करते हैं वो बेसिकली, तो देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी का स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, साथ ही साथ कमोडिटी स्टॉक ब्रोकिंग, साथ ही साथ देखिए कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं, और बेसिकली कंपनी का एनबीएफसी है, और कंपनी इंश्योरेंस भी बेचते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी जो सेक्टर के ऊपर काम करे, जो बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है, वो बिजनेस मतलब बिजनेस करने के लिए उसको फंडिंग की जरूरत है। क्योंकि किसी भी एनबीएफसी मतलब उसका लोन देने का काम होता है। लोन वो कहाँ से देंगे अगर खुद के पास पैसा नहीं होगा? तो उस हिसाब से खुद को कर्जा लेना पड़ेगा। अभी देखिए कर्जा लेने के बाद भी कंपनी को ये देखना है कि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, सेल्स को मेंटेन कर रहा है कि नहीं। देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स तो ठीक है, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। मगर पिछले लास्ट कुछ क्वार्टर से कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि सेबी ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज किया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो उस कारण की वजह से कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो पिछले सालों की तुलना से तो ज्यादा हुआ, मगर लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था उससे कम हो गया। तो ये एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला है। तो इसको रिकवरी करने में थोड़ा सा शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट के ऊपर खुद को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो इस हिसाब से देखा तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अभी देखिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व देखिए कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उस हिसाब से कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो इस कंपनी के साल भर के डेटा देखूँ तो देखिए सेल्स तो ठीक ठाक है साल भर में, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो इस करेक्शन होने के कारण ही कंपनी के ऊपर 31% के आसपास लॉसेस देखने को मिले। तो इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ पॉइंट ऑफ बेसिस से अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंडिंग देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के ऊपर डेप्थ सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करो तो कंपनी को भी जबरदस्त रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, देखिए एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि कंपनी का सेल्स डाउन हो गया तो चलो इन्वेस्टर तो माल बेचेगा ही। उल्टा हो गया। एफएस और डीएस के देखिए फिगर आउट देखिए, जहाँ पे दोनों ने ही माल खरीदारी किया, एफएस ने भी किया, डीएस ने किया। तो देखिए हम लोग सोच रहे कि शेयर में करेक्शन हो रहा है तो हम लोग बेच कर निकल जाए, और इंस्टीट्यूशन इस जगह पे माल उठा रहा है। तो बेवकूफ कौन है, हम लोग क्या इंस्टीट्यूशन? बिल्कुल इंस्टीट्यूशन तो बेवकूफ नहीं है, क्योंकि वो छोटा मोटा तो फंड के ऊपर काम नहीं करता है, वो लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से
वो तो स्मार्ट है, तो इसलिए वो स्मार्ट तरीके से सस्ते दामों में शेयर को कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर कारण जो है मेनली बिग बिग फॉल होने के पीछे रीजन जो है वो एक रीजन है। अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं तो देखिए इतना बड़ा कारण हो क्रैश होने के पीछे रीजन यही है, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट में पैनिक सिचुएशन के कारण लोग सेल करते चले जा रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लोग। जैसे स्टॉक के ऊपर भी सेलिंग कर रहा है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड को भी बेच रहा है। तो जब म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो कंपनी के हाथ में तो फंडिंग कम होगा, पैसा कम होगा, तो उसके नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। तो उस कारण की वजह से लोग यहाँ पे ये एंजल वन के ऊपर भी माल बेचते चले जा रहे हैं। तो ये सारे कारण हमेशा ऐसा होता रहता है, ऐसे नहीं कि आज पहले पहली बार हुआ। अगर मैं पूरा चार्ट को देखूं तो ऐसे पहले बहुत बार हुआ, क्या ऊपर नहीं गया, हमेशा वो ऊपर ही गया है। और कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता हो चुके हैं। एक टाइम 36 के आसपास चला था और आज चल रहा है करीबन 13 के आसपास। मतलब कोविड के जो लेवल है उस लेवल से भी नीचे, तो एवरेज लेवल के भी नीचे। एवरेज है 19 और इसका करेंटली जो है मतलब पी रेशियो है वो है करीबन 13। तो इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी को पॉजिटिव के हिसाब से आगे बढ़ने का पोटेंशियल दिखाते हैं। हाँ, मार्केट में जब करेक्शन होता है उस टाइम में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहना पड़ता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम किया, चलो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं हमेशा जिस स्ट्रेटेजीज को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है 50 ट्वीक का हाई लो स्ट्रेटेजी। 50 ट्वीक का हाई लो स्ट्रेटेजीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजीज के ऊपर बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए फाइनली चार्ट आकर कहाँ पे टच किया, 52 वीक 52 वीक लो को टच किया। मतलब 52 वीक लो को जब टच करते हैं तब यहाँ से मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ, और जब यहाँ से रिकवरी करके जब चार्ट 52 हाई को टच करेंगे तब मेरा पॉजिटिव पोजीशन क्लोजिंग होगा। तो बेसिकली तो सिचुएशन वाइज मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिल चुके हैं, तो इस सिचुएशन वाइज मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं कोई आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करने से पहले, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको डीपली रिसर्च जरूर करना होगा। देखिए काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, मेरे तरफ से सारी चीजों को सीखिए। जैसे देखिए स्ट्रेटेजीज को मैं अगर पहले भी यूज किया हूँ तो किस तरीके से यूज हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सिचुएशन देखने को मिला था पीटीटी का हाई लो का। तो उस टाइम ऑफ पीरियड से जहाँ पे टच हुआ था वहां से लेकर अगर मैं टॉप तक देखूँ, 52 हाई तक देखूँ, तो 125 दिनों में 55% का ग्रोथ देखने को मिला। तो एक बेस्ट सिचुएशन देखने को मिले। वहां से अगर और भी पीछे जाऊं तो और एंट्री पॉइंट नहीं मिला था, तो एक बार ही मिला था, अभी सेकेंड टाइम मिला है। तो जब जब इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं हूँ। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के सारे इन्फॉर्मेशन एज ए एजुकेशन पर्पस में मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज एक बार काम करने से पहले आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत कर लेना, उसके साथ एक बार डिस्कशन कर लेना, उसके बाद काम करना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क लेना आपको है। तो उस हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।